साइकिल जितने भी दिन का है उसमें से 14 माइनस कर दीजिए. So ovulation occurs 14 days before the onset of the next menses. Next date जब होनी है या next periods जब होने उससे 14 दिन पहले ovulation होता है. तो अगर 28 दिन का साइकिल है तो ovulation होगा डे 14 है ना. और अगर इन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, मान लो डे 13 पे हुआ है, डे 12 पे हुआ है, तब भी स्पर्म्स जिंदा होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. तो डे 15 पे हमने माना फर्टिलाइजेशन हो गया. यहाँ पे ओवुलेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के फिर 30 घंटे बाद पहला क्लीवेज डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, 2 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं. नेक्स्ट क्लीवेज डिवीजन जो है सेकंड क्लीवेज 10 आवर्स आफ्टर द फर्स्ट होता है, तो 4 डॉटर सेल्स बन गए. ऐसा करते करते जो है लगभग 3 से 4 दिन लग जाते हैं उस स्ट्रक्चर को पहुंचने तक यूट्रस, है ना. और इम्प्लांटेशन जो है इट बिगिंस 7 to 9 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन. Implantation begins 7 to 9 days after fertilization and is completed by the end of 10th day with respect to fertilization. तो इसका मतलब है अगर हमने दिखाना है कि भाई इम्प्लांटेशन कौन से डे पे हो गया होगा, सो इम्प्लांटेशन डे 24 पे हो गया है. लेकिन एक फीमेल को तब तक नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है. भाई उसे कैसे पता होगा अभी तक? फीमेल को तो तभी पता चलेगा ना प्रेगनेंसी का जब उसका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि इस डे 28 के बाद नेक्स्ट डेट जो आनी है वो नहीं होगी, है ना. शी नोज कि नेक्स्ट डेट क्या है मेंस्ट्रुएशन की. जब उसे वो नेक्स्ट डेट नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगी एंड शी हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मेल पार्टनर, तो फिर देयर आर चांसेस कि ये जो मेंसेस नहीं हुए ये प्रेगनेंसी के कारण हो सकते हैं. मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ना होने के और भी कई रीजंस होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई अगर डे 25 पे इम्प्लांटेशन जो है वो हो गया है तो जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना है फिर वो नहीं होगा. That means if she wants to check out her urine for HCG, human chorionic gonadotropin, कि यूरिन में अगर HCG पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है that she is pregnant. तो एक फीमेल जल्द से जल्द ये कब जान सकती है कि वो प्रेग्नेंट है? राइट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड. HCG वाला ये टेस्ट जो है बड़ा ही सेंसिटिव टेस्ट है, पहले दिन ही पॉजिटिव आ जाएगा. अगर कुछ केसेस में नहीं आता है तो देन द डॉक्टर विल सजेस्ट कि भाई आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रुक जाइए, तब टेस्ट करके देख लीजिए तो पॉजिटिव आ जाएगा. यू गेटिंग इट? ठीक है जी, बात समझ आई. इम्प्लांटेशन जैसे ही हुआ है डे 25 पे फीमेल के ब्लड में HCG रिलीज होना शुरू हो गया है और डे 26 पे और ज्यादा लेवल बढ़ा, डे 27 पे लेवल और बढ़ा, डे 28 पे HCG का लेवल और बढ़ा और वो यूरिन में आना शुरू हो गया फिर, है ना. ब्लड किडनीज तक पहुंचेगा, किडनीज ब्लड को फिल्टर करते हैं, यूरिन में HCG हार्मोन आ जाएगा और अपने यूरिन में फीमेल जो है HCG चेक कर सकती है राइट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड. और अगर टेस्ट पॉजिटिव है दैट मींस शी इज प्रेग्नेंट, राइट. अभी हम आगे पढ़ेंगे इस टेस्ट के बारे में. इतना क्लियर है जी? डे बाय डे मैंने आपको बता दिया. 14th डे पे ओवुलेशन, 15th डे पे फर्टिलाइजेशन, 25th डे पे इम्प्लांटेशन हो गया है और फिर उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, लिखा है ना, जो गैस्ट्रुलेशन है 15 दिन बाद जो है फर्टिलाइजेशन के, अब गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होगी. चलो एक सेक्शनल व्यू में देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट को. ये है जी ब्लास्टुला. ब्लास्टुला का सेक्शन काटा गया. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बाहर वाली लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट. अंदर कोने में कुछ सेल्स चिपके हुए हैं, इनर सेल मास. इनर सेल मास का ही दूसरा नाम होता है एम्ब्रियोब्लास्ट. क्यों? बिकॉज यही तो एक्चुअल भ्रूण जो है एम्ब्रियो है उसे बना रहा है. ट्रोफोब्लास्ट का रोल बताया था. ट्रॉफिक वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. Trophoblast has no role in the formation of embryo. Trophoblast forms placenta and part of extra embryonic membranes. Chorion भी बनता है इससे. आगे जिक्र करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का. ठीक है जी, राइट. ये ब्लास्टुला की कैविटी है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं. अब ये ब्लास्टुला में जो ट्रोफोब्लास्ट थी, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था
ट्रोफोब्लास्ट लेयर डिवाइड करती है दो लेयर्स में, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाली का नाम क्या था जी? आउटर लेयर इज सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। यही सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट HCG हार्मोन बनाती है और यही यूट्रस के एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट करती है और प्लेसेंटा की नींव रखती है। ठीक है, दूसरी लेयर क्या हो जाती है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, दो लेयर्स हो गई। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धस गई है, इंप्लांटेशन करा दिया उसने। अब ये जो इनर सेल मास होते हैं ना राजा, इनर सेल मास के सेल्स अपने आप को दो लेयर्स में अरेंज करते हैं, एक ऊपर वाली लेयर, एक नीचे वाली। ऊपर वाली लेयर के सेल्स टॉल है, कॉल्यूमिनर है, उसे इपीब्लास्ट कहते हैं। नीचे वाली लेयर जो है उसके सेल्स क्यूबॉइडल है, उसे हाइपोब्लास्ट कहते हैं। तो यहां पे ये बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कहलाती है। गौर फरमाइएगा टर्मिनोलॉजी का। इपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट क्या है? वो जो इनर सेल मास वाले सेल्स थे ना, हम कहेंगे ICM के सेल्स अपने आप को दो लेयर्स में रीअरेंज कर लेते हैं। दैट इज, नाम लिखते जाइए, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इसको इकट्ठा मिलाकर के हम ये भी कह देते हैं बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्या बोलते हैं जी? Shall I write here? We collectively call it, let me write here, आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा, बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। ठीक है, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। जो हाइपोब्लास्ट है ये बनाएगी प्राइमरी योक सैक। हाइपोब्लास्ट का एम्ब्रियो बनाने में रोल नहीं है। ठीक है जी, इपीब्लास्ट से एक्चुअल एम्ब्रियो बनना है। फिर इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में ना ऐसे गैप आ जाता है। इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो गैप आ जाता है दैट इज एमनियोटिक कैविटी। इसी में एमनियोटिक फ्लूइड भरेगा जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। चलो अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है जी हमारे लिए। Inner cell mass undergoes structural changes to form cylindrical cells. These cells start dividing from bottom, separating themselves from the cells at the top. Right? दो layers बनने जा रही हैं अब यहाँ पे। Now, epiblast और फिर hypoblast layers जो है, अब आगे क्या होना है? epiblast ने एमनियोनिक इपीब्लास्ट एंड एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट बना देना है। दो लेयर्स मैंने बताई थी ना, इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट, हल्का सा गैप आता है। फिर ये जो इपीब्लास्ट लेयर है ना, ये एमनियोनिक इपीब्लास्ट एंड एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट बना देती है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, पहले पढ़ लेते हैं जी। The bottom layer which is formed is called hypoblast and the top layer is called epiblast. ये तो पहले क्लियर हो गया। इपीब्लास्ट के सेल्स कैसे? टॉल है, कॉल्यूमिनर है। इपीब्लास्ट ने ही एम्ब्रियो बनाना है, हाइपोब्लास्ट ने एम्ब्रियो नहीं बनाना है। A fluid starts accumulating in between the epiblast. अब देखो ये क्या हो रहा है। एपिब्लास्ट लेयर ने फिर से दो लेयर्स बना दी। दैट इज एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड एमनियोनिक इपीब्लास्ट। इस डायग्राम में भी लेबल कर देता हूं। ये जो ऊपर वाली है दिस इज एमनियोनिक इपीब्लास्ट और ये जो नीचे वाली है दिस इज एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक और एमनियोनिक वर्ड में कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट और इन दोनों के बीच में एमनियोटिक कैविटी है, राइट, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भरता हुआ जा रहा है। ये रही इपीब्लास्ट जिसको लिखा है ना, एक्चुअल में ये एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट है। चलो मैं इसके आगे एक ई और लगा देता हूं, एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट। ये रही हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट से सेल्स प्रोलिफरेट करते जाते हैं और वो अंदर की तरफ ऐसे मूव करते जा रहे हैं।
हाइपोब्लास्ट के सेल्स ऐसे ऐसे प्रोलिफरेट करके जा रहे हैं और ये अंदर की तरफ प्राइमरी योक सैक बना देते हैं। हाइपोब्लास्ट ने क्या बनाना है? प्राइमरी योक सैक, राइट? आप याद कीजिए, योक सैक के फंक्शंस बताए थे मैंने। यहीं पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, इराइथ्रोपोएसिस शुरू होगा, आरबीसी प्रोडक्शन। इसी के अलावा यहीं पे तो जर्म सेल्स भी बनते हैं और फिर वो माइग्रेट करके चले जाते हैं। कहां पे माइग्रेट करके? कहां पे जाएंगे? गोनाड्स में। मैंने बताया था ना, जर्म सेल्स हैव एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन, इफ यू रिमेंबर। ओवरी पढ़ते समय बोला था ना, जर्मिनल एपिथेलियम नहीं कहना चाहिए, सरफेस एपिथेलियम कहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एमनियोटिक फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है कहां पे? ये इस जगह। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड ने इकट्ठा हो जाना, इन्हीं सेल्स ने सिक्रीट करा है वो फ्लूइड। बाद में यही एमनियोटिक फ्लूइड में कंट्रीब्यूट करेगा फीटस का अपना यूरिन। जो यूरिन पास आउट करता है बेबी, प्रेगनेंसी के 5वें महीने पे मिक्चुरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट यूरिन। तो वो भी इसी का हिस्सा बन जाएगा, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एमनियोटिक फ्लूइड acts as shock absorber. It protects the developing fetus. Hypoblast will undergo further division and the structure which is formed will be called as gastrula. Right? ये देखो, ये जो पीले पीले सेल्स थे ना, ये सारे वाले, ये हाइपोब्लास्ट वाले सेल्स हैं, येलो वाले, और इन्होंने प्राइमरी योक सैक बना दिया है। और ऊपर अब यहाँ पे आपको ये दिख रही है जी मीजोडम, ये दिख रही है जी एक लेयर एंडोडम, और ये दिख रही है जी एक्टोडम। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, दिस इज एक्टोडम, मिडल वाली मीजोडम और एंडोडम। अब ये कैसे बन गई है? ये जो 3 लेयर्स बनी है ना, एक्टो मीजो एंडो, ये किससे बनी है बताओ मुझे? क्या ये एमनियोनिक एपिब्लास्ट से बनी है? क्या ये एम्ब्रियोनिक एपिब्लास्ट से बनी है? क्या ये हाइपोब्लास्ट से बनी है? द आंसर इज, ये तीनों जर्म लेयर्स जो हैं ये बनी हैं, लेट मी राइट हियर, एम्ब्रियोनिक epiblast से। So embryonic epiblast is actually forming these 3 layers, यानी एंडोडर्म, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है जी, 3 लेयर्स होंगी, एंडो मीजो एक्ट। और यही प्रक्रिया जो है गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। समझ आ गया? चलो इसका एक नन्हा सा वीडियो भी दिखाऊं गैस्ट्रुलेशन का, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और तीनों के हम फीचर्स भी देख लेंगे। सुनिए, द बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, अब आया ये वर्ड, देखो जी गैस्ट्रुलेशन में, इन दिस प्रोसेस द बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। कौन सी थी बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क? इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट वाली तो बाइलेमिनर है। अब जब ये 3 लेयर्स बन जाएंगी तो हम उसे ट्राइलेमिनर कह देंगे। So in this process, bilaminar embryonic disc consisting of epiblast and hypoblast, ये डिस्क ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्लियर है? सिंपल है टर्मिनोलॉजी। बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कौन सी? जिसमें शुरुआत में हमने ईपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट की बात कही थी। हाइपोब्लास्ट ने बना दिया प्राइमरी योक सैक, ईपीब्लास्ट डिवाइड करी एमनियोनिक ईपीब्लास्ट एम्ब्रियोनिक ईपीब्लास्ट में, और दोनों के बीच में एमनियोटिक कैविटी। पहले वो छोटी सी होगी कैविटी, फिर वो बढ़ती बढ़ती फैलती जाएगी और ऐसे चारों तरफ से कवर कर लेगी वो पूरा फ्लूइड जो है बेबी के चारों तरफ, एंड द बेबी विल बी काइंड ऑफ हैंगिंग इन दैट एमनियोटिक फ्लूइड। ये भी पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है जी। और एम्ब्रियोनिक एपिब्लास्ट ने ये 3 जर्म लेयर्स बना दी, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। और तभी हम कहते हैं कि जिन जानवरों का शरीर 3 जर्म लेयर से बनता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ह्यूमंस भी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, 3 जर्म लेयर्स हैं ये। तो गैस्ट्रुलेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 3 जर्म लेयर्स। नाउ जो एपिब्लास्ट होती है, एम्ब्रियोनिक एपिब्लास्ट, पहले इसमें एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने का प्रोसेस का ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, मैं रफली एक आइडिया दे रहा हूं कि यहाँ पे ऐसे प्रिमिटिव स्ट्रीक बना, सेल्स नीचे को डिटैच हुए, एक पूरी लेयर अंदर बन जाती है एंडोडम, उसके बाद मीजोडम, उसके बाद एक्टोडम। अब आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं एक कट व्यू दिखाया गया है
कि कैसे एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म लेयर्स बन रही हैं एम्ब्रियोनिक ईपीब्लास्ट से। नाउ मेसोडर्म और एक्टो एंड एंडो में कुछ डिफरेंस है, वो सुनिएगा क्या है। एक्टोडर्म के जो सेल्स हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दे आर एपिथेलियल सेल्स, दे आर एपिथेलिया, टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। लेकिन जो मेसोडर्म होती है ना, वो थोड़ी सी अलग है। मेसोडर्म इज लूजली ऑर्गेनाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू टाइप है, ये मेसेनकाइम है। मेसोडर्म लेयर थोड़ी लूजली ऑर्गेनाइज्ड होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के सेल्स वेल पैक्ड होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक ऊपर कैविटी नजर आ रही है, दैट इज एमनियोटिक कैविटी। एक आपको नीचे नजर आ रहा है, दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी योक सैक, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक चीज का ध्यान देना है। देखो एक सवाल जो पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सी जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं। ह्यूमन बॉडी को आप एक ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान की तरह मान के चलिए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक पेन है, ये मार्कर है, इसके अंदर एक रिफिल होगा। जो अंदर वाला रिफिल है वो मान लीजिए कि अंदर वाली ट्यूब है, और हमारी वो अंदर वाली ट्यूब क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि माउथ से शुरू होकर के ट्यूब एनस पे जाके खत्म होती है, तो वो सबसे अंदर वाली है। तो आप ऐसे रफ ध्यान रख लेना कि जो सबसे अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एंडोडर्म से बन रहा है। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि कौन सा सिस्टम किससे बनता होगा। एंडोडर्म में डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दो बातें याद रख लो, ठीक है जी। एक्टो यानी सबसे बाहर, तो सबसे बाहर हमारी क्या है, स्किन है ना, सबसे बाहर इंटेग्यूमेंट भी कहते हैं। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो एक्टोडर्म से बनता है। और एक याद रख लो, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है वो भी एक्टोडर्म से। बाकी जितने सिस्टम्स बच गए, एम से मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम और एम से मेसोडर्म, ऐसे याद रख लो। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ज्यादातर जो सिस्टम्स है ना वो मेसोडर्म से हैं। ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है, ऐसा नहीं होता कि एक पूरे का पूरा सिस्टम एक ही लेयर से बन जाएगा। शरीर में कई ऑर्गन्स, टिश्यूज ऐसे भी हैं जो तीनों जर्म लेयर से मिलकर बन रहे हैं। इवन एपिथेलियल टिश्यू देख लीजिए, इट डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है कान में, एक्टो मेसो एंडो तीनों से बनती है। एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन मेसोडर्म से बनता है। एड्रीनल ग्लैंड का मेडुला रीजन एक्टोडर्म से बनता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक पूरा सिस्टम एक ही जर्म लेयर से बनेगा। मैंने एक रफ आइडिया दिया। एंडोडर्म से क्या क्या बोला, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी। एक्टोडर्म से, एक्टो सबसे बाहर, स्किन एंड नर्वस सिस्टम। बाकी जितने बच गए मेसोडर्म। चलो अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस चीज को। ईच germinal layer gives rise to different tissues or organs or the organ systems. एंडोडर्म जो सबसे अंदर वाली थी, लंग्स, एल्वियोलाई, चलो भाई याद रखना है, ये मैंने बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी। सो एंडोडर्म के लिए हम रफली लिख लेते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंडोडर्म से बनता है, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा थायराइड के सेल्स भी यहां दिए, याद रख लीजिएगा। अब अगली जर्म लेयर पे आते हैं, मेसोडर्म, मिडल वाली। मैंने बोला था ना, एम से मेसो, एम से मेजॉरिटी। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट, इवन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सब मेसोडर्म से। सो मेसोडर्म यानी मिडल लेयर से कार्डियक मसल सेल्स, skeletal muscle cells, kidney के cells, tubule cells of the kidney, RBCs, smooth muscles. Okay, so roughly अगर मैं लिखूं कि भाई मोटे मोटे तौर पे याद रखना हो, so मेसोडर्म से मैं लिख देता हूं majority of the organ systems, majority of the organ systems develop from मेसोडर्म। नाम लिखूं कौन कौन से, चलो आपके लिए वो भी लिख देता हूं। मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, मसल्स भी आ गए भाई मेसोडर्म से। चलो कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ब्लड भी आ गया भाई इसमें मेसोडर्म से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स इससे बन रहे। एक्सक्रीटरी में किडनीज आ गई भाई,
तो ये मोटे मोटे तौर पे याद रखने वाली बात है, ठीक है। एक्टोडम का याद था, एक्टोडम से क्या क्या बताया था सबसे बाहर वाला, ये स्किन, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये देख लो जी, एक्टोडम एक्सटर्नल लेयर, स्किन सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, न्यूरॉन्स, पिगमेंट। तो हम लिख देते हैं कि भाई इससे बनेगा इंटेगुमेंट्री सिस्टम, यानी आपकी स्किन, नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट। अच्छा ये भी ध्यान रखना, एक बेबी में सबसे पहले जो सिस्टम बनता है वो कौन सा है? दैट इज नर्वस सिस्टम। व्हेन द एम्ब्रियो इज डेवलपिंग इन द यूट्रस ऑफ द मदर, नर्वस सिस्टम इज द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड। सबसे लास्ट में जो बनता है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। यही कारण है जो बच्चे प्री मेच्योर पैदा हो जाते हैं, उनके लंग्स में जो सर्फेक्टेंट है एल्वियोलाई में वो नहीं बना है ठीक से, तो ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम। IRDS, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बताया था आपको ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज पढ़ाते समय। सो नर्वस सिस्टम इज फर्स्ट टू डेवलप इन एन एम्ब्रियो, रेस्पिरेटरी इज लास्ट टू डेवलप। तभी प्री मेच्योर बेबीज के चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो जाते हैं क्योंकि उनके लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए होते। आगे बढ़ते हैं। Developing fetus will be connected to placenta via umbilical cord. Now सुनो, अभी तक हमने गैस्ट्रोलेशन का जिक्र किया कि भाई तीनों जर्म लेयर्स बन गई, फिर बॉडी सिस्टम्स बनते जाएंगे। ब्लड का बनना बड़ा जरूरी है क्योंकि अभी तक डिफ्यूजन के थ्रू चीजें चल रही थी, अब तो डिस्टेंस बढ़ गया ना सेल टू सेल, तो कोई ट्रांसपोर्ट मीडिया होना चाहिए। योक सैक में आरबीसीज, एरिथ्रोपोएसिस शुरू हो जाता है कि भाई आरबीसीज अब तुम अपना काम करो, दिल की धड़कन भी शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही हार्ट बीट शुरू हो जाती है। द फर्स्ट साइन दैट द बेबी इज लिविंग वो उसके दिल की धड़कन है, जिसे स्टेथोस्कोप के जरिए सुना जा सकता है। मदर के एब्डोमिनल रीजन में प्रॉपर जगह पे लगा करके स्टेथोस्कोप से आप सुन सकते हैं बच्चे के दिल की धड़कन भी, राइट। नाउ एम्ब्रियो कब तक कहा था? 0 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एम्ब्रियो का स्केलेटन कैसा है? कार्टिलेज का बना हुआ। धीरे धीरे कार्टिलेज विल बी रिप्लेस्ड बाय बोन्स, ऑसिफिकेशन कहते हैं बोन बनने की प्रक्रिया को, तब वो फीटस कहलाएगा। जब 9वां हफ्ता शुरू हो गया प्रेगनेंसी का, बिगिनिंग ऑफ 9th वीक टिल एंड ऑफ 9th मंथ, हम उसे फीटस कहते हैं, राइट। यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया कि बेबी जो है वो कनेक्टेड है प्लेसेंटा से वाया अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे वो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट यानी फीटस के टिश्यूज और सामने से मदर के टिश्यूज आए थे और प्लेसेंटा बना, राइट। जैसे आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि मेरा ये जो हाथ है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये प्लेसेंटा है, और मेरी जो बाजू है, ये आर्म जो है, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस स्ट्रक्चर इज प्लेसेंटा एंड दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड विच इज कनेक्टिंग द बेबी। और बेबी के नेवल पे, नाभि पे जाकर के वो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, एक अम्बिलिकल वेन है, ये भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे, राइट जी। नाउ प्लेसेंटा के बारे में कुछ बातें जानते हैं। हेडिंग दे लीजिए प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मैंने आपको बताया था दैट इट इज द ओनली टिश्यू इन द बॉडी which has cells from 2 different individuals of 2 different generations. मदर एंड बेबी 2 अलग अलग generations, और प्लेसेंटा एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बना है। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बनने वाला टेम्परेरी स्ट्रक्चर मदर और फीटस को आपस में जोड़ रहा है ना। फीटस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मदर के थ्रू पूरी हो रही। वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है यूट्रस का जिसमें बेबी है, उसे ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारी चीजें मदर से मिलेंगी। सो मदर से क्या क्या मिल रहा है जी? ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, राइट। प्लेसेंटा ने कहा कि ठीक है भाई, मैं इसे बच्चे तक पहुंचा दूंगा। प्लेसेंटा के लेवल पे देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है प्लेसेंटा के लेवल पे, सिर्फ सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। मदर से सब्सटेंसेस बच्चे की तरफ, बच्चे से सब्सटेंसेस जो है वो मदर की तरफ, राइट। नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ये बात नोट कर लेंगे आप सभी। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड एट लेवल ऑफ प्लेसेंटा। हमने इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि आरबीसीज जो हैं, अगर मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप में डिफरेंसेस आते हैं आरएच फैक्टर को लेकर के, तो
क्या प्रॉब्लम हो जाती दैट इफ द बेबी इज RH पॉजिटिव एंड द मदर इज RH नेगेटिव, तो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अब आप कहेंगे ब्लड तो मिक्स होता ही नहीं, फिर कॉम्प्लिकेशन क्यों है? तो वो चीज डिटेल में भी मैंने आपको बताई थी कि कोरियोनिक विलाई अगर रप्चर कर जाते हैं और थोड़ा बहुत मैटरनल फीटल ब्लड मिक्स होता है, या फिर बच्चे के जन्म के समय पार्चुरेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे जब प्लेसेंटल डिटैचमेंट होता है, तो थोड़ा बहुत मदर का ब्लड बेबी में, बेबी का ब्लड मदर में आ जाता है, वहां पे ये समस्या क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज इन रूटीन नॉर्मली देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड एट द लेवल ऑफ प्लेसेंटा, याद रखिएगा। ठीक है, फीटस के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है भाई, उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, शरीर में यूरिया भी बना होगा और भी कई चीजें, वो सब भी प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर को दे दिए जाते हैं कि मदर की किडनीज से ही एलिमिनेट होंगे। बच्चा अपना यूरिन भी बनाता है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने पे मिक्चुरेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, बेबी यूरिनेट्स। वही यूरिन बच्चे के चारों तरफ होता है सबनियोटिक फ्लूइड में, उसके माउथ में भी जाएगा, नोज में भी जाएगा, ईयर में भी जाएगा, राइट? है ना इंटरेस्टिंग बात? चलिए, प्लेसेंटा जो है इट इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। कॉर्पस ल्यूटियम भी बताया था टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट? तो प्लेसेंटा का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमने पहले भी डिस्कस करा, HCG, फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, secreted by syncytiotrophoblastic layer of placenta। काम क्या था? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये HCG जाके कॉर्पस ल्यूटियम को ये संदेश देगा कि प्रेगनेंसी हो चुकी है और तुम बने रहो, प्रोजेस्टेरॉन बनाते रहो भाई, 3 महीने तक तुम्हारी जरूरत है, पहले ट्राइमेस्टर तक कॉर्पस ल्यूटियम, पहले ट्राइमेस्टर के बाद, ट्राइमेस्टर रेफर्स टू 3 मंथ्स, टोटल प्रेगनेंसी 9 महीनों की है ना, तो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आवश्यकता रहती है कॉर्पस ल्यूटियम की पहले ट्राइमेस्टर तक, राइट? दैट मींस मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3, द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी को पहला ट्राइमेस्टर कहते हैं। पहला ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद प्लेसेंटा स्वयं खुद इतना सफिशिएंटली डेवलप कर गया कि वो अपने आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बना लेगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम की आवश्यकता नहीं। So HCG promotes progesterone secretion by corpus luteum. This is very important function. It helps in the maintenance of the pregnancy. कॉर्पस ल्यूटियम ने जो प्रोजेस्टेरॉन बनाया, प्रोजेस्टेरॉन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, वो यूट्रस के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता। प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ये आप जानते हैं। दूसरा हार्मोन देखते हैं जी, क्या है प्लेसेंटा का? HPL। HPL का फुल फॉर्म जी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। लिख ले साथ साथ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, H छोटा लिखते हैं इसमें, ह्यूमन प्लेसेंटल lactogen। It breaks down fats in the mother to supply energy to the fetus. It helps in maintaining a positive protein balance also. अब आप कहेंगे ये हार्मोन तो बनाया फीटस ने, काम ये मदर में कर रहा है, दैट मींस ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। प्लेसेंटा को कई चीजें क्रॉस कर लेती है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक वेस्ट, कुछ वायरसेस भी हैं जो प्लेसेंटा क्रॉस कर लेते हैं। पता है आपको? HIV भी तो है, हेपेटाइटिस बी भी है, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। क्यों? अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो फिर बच्चा भी HIV पॉजिटिव होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन ह्यूमंस में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बहुत सी मेडिकल रिपोर्ट्स का ये कहना है दैट रिलैक्सिन डज नॉट एग्जिस्ट इन ह्यूमंस, बाकी मैमल्स में एग्जिस्ट करता है। रिलैक्सिन के नाम से अंदाजा लग रहा है कि किसी चीज को रिलैक्स कर रहा है। इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी। बच्चे के जन्म के समय ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को थोड़ा रिलैक्स कराता है, लिगामेंट्स को रिलैक्स कराता है, ताकि इजी डिलीवरी ऑफ द बेबी हो पाए। लिखा है जी रिलैक्सिन का काम, इट रिलैक्सेस लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विस, it helps in widening of the cervix. Cervix is lower narrow end of the uterus. So relaxin is helping in childbirth. Relaxin also produced by ovary, यानी corpus luteum जो है, ये बाकी एनिमल्स में देखा गया है कि रिलैक्सिन स्मॉल अमाउंट में बनाता है। मैं फिर से बता दूं, ह्यूमंस में रिलैक्सिन की एग्जिस्टेंस को कंट्रोवर्शियल माना जाता है। ह्यूमंस में ऐसा मानते हैं कि चेंजिंग रेशियो ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टुवर्ड्स एंड ऑफ प्रेगनेंसी
यही फैसिलिटेट करता है रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक लिगामेंट्स। ओके, चलो इसके अलावा प्लेसेंटा भाई ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो बना ही रहे, प्लेसेंटा स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनाता है, प्लेसेंटा प्रोटीनेशियस हार्मोन्स भी बनाता है। प्रोटीनेशियस में हो गया HCG, HPL, रिलैक्सिन, राइट, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड्स है। ईस्ट्रोजन जो है ग्रोथ के लिए चाहिए, मायोमेट्रियम की जो है मसल्स की भी ग्रोथ करा रहा है ये, और एंडोमेट्रियम को भी मेंटेन करके रख रहा है। प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल बनाया है। प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। प्रोजेस्टेरॉन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन inhibits uterine contractions. Progesterone inhibits uterine contractions and helps in maintaining pregnancy. तो प्लेसेंटा के आपने फंक्शंस देखे, बच्चे की सारी मेटाबॉलिक डिमांड्स पूरी कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है कलेक्ट कर रहा है। प्लेसेंटा स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन आल्सो। प्लेसेंटा में आयरन भी है, विटामिन्स भी हैं जो स्टोर्ड रहते हैं, ये भी बात ध्यान रखनी है जी। प्लेसेंटा स्टोर्स ग्लाइकोजन। You know glycogen is a reserve form of glucose. ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। लिवर और मसल्स में तो ग्लाइकोजन होता ही है। प्लेसेंटा आल्सो स्टोर्स ग्लाइकोजन। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, वैसे बता भी चुका हूं ये पहले। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स घर पे ही कर लेते हैं। प्रेगा न्यूज आपने सुना होगा, प्रेग कलर कार्ड अवेलेबल विद एवरी केमिस्ट। घर पे ही ये टेस्ट किया जा सकता है टू चेक द प्रेगनेंसी। The strip has antibodies that helps in measuring the presence of HCG in urine, right? So अर्ली डॉक्टर जो है वो एडवाइस कर देंगे कि अर्ली मॉर्निंग में जो है अभी पहला यूरिन सैंपल आपको लेना है, जैसे सुबह सो करके उठे, वॉशरूम में गए, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन जो है वो इस टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर डालने होते हैं। अब क्या है जी, इसमें अगर तो ये दो निशान ऐसे आ जाए, दो लाइनें कंप्लीटली डार्क लाइनें आ जाएं, दैट मींस HCG प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है द यूरिन सैंपल इज फ्रॉम द प्रेग्नेंट फीमेल। और अगर एक ही लाइन आती है तो इसका मतलब नॉट प्रेग्नेंट। ठीक है जी। और मान लीजिए अगर एक ही लाइन दिखा रहा है, पहले दिन पे किसी ने चेक करा जिस दिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना था पर नहीं हुआ, तो चेक कर सकते हैं। मान लो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता वेट कर लीजिए, दोबारा चेक कीजिए, टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। और तब तक भी नहीं आता है तो फिर थोड़े दिन और वेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए और दिन वेट करने पे भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी नहीं हो रहा है, देन वन शुड कंसल्ट द डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर जो है वो फिर कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हो सकता है यूट्रस का अल्ट्रासाउंड हमें करके देखना पड़े, राइट? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं इसे। Let's see the changes which are happening in the embryo during pregnancy. Week by week अब हम देखते जाते हैं कि पहले हफ्ते में क्या हुआ था, दूसरा हफ्ता, तीसरा, चौथा, यानी एक महीना बीत गया, फिर दूसरे महीने में क्या होगा, तीसरे महीने में क्या होगा, राइट? और ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स तो आप नहीं याद रखेंगे, मेन मेन मोटी मोटी बातें हमें याद रखनी है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है जी, देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुली दिखाया गया है यहाँ पे। चलो, now what is the meaning of gestation period? Gestation period means pregnancy. Human pregnancy lasts for 40 weeks. अब आप कहेंगे 40 वीक्स कैसे हो गए भाई, अगर 9 महीने हैं तो 9 into 4 तो फिर 36 होना चाहिए वीक्स। लेकिन ये 40 हफ्ते हम कहां से गिनते हैं? ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 40 वीक्स स्टार्टिंग फ्रॉम, शुरू कहां से करना है? Starting from LNMP. You know the meaning of LNMP? Last normal menstrual period. Right? LNMP stands for last normal menstrual period. Suppose you are a doctor. आपके पास एक पेशेंट आती है एंड शी सेज कि डॉक्टर आई एम प्रेग्नेंट, है ना? तो अब आप उससे ये तो नहीं पूछेंगे कि किस किस डेट पे आपकी प्रेगनेंसी हुई। आप उस पेशेंट से यही सवाल पूछ सकते हैं ना कि आपको लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ, लास्ट मेंसेस, लास्ट पीरियड या लास्ट डेट आपको कब हुई थी।
सो पेशेंट को उतना याद होगा कि हाँ, पेशेंट कैन टेल यू कि ओके डॉक्टर साहब, द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज 15th ऑफ मे। 15th ऑफ मे के बाद जो है अभी तक मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है नहीं हुआ है, तो फिर आपको 15th ऑफ मे से कैलकुलेट करके उस हिसाब से चलना होता है। 40 हफ्ते ऐड करके हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं, क्योंकि पेशेंट तो डे ऑफ ओवुलेशन, ये सब टेक्निकल बातें, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन तो नहीं बता पाएगा ना आपको। पेशेंट आपको सिर्फ अपना लास्ट मेंसेस बता सकता है, तो उसी से हमें अंदाजा लग जाएगा कि अगर इसका साइकिल 28 दिन का है, तो जो भी लास्ट मेंसेस था, मान लीजिए उसके 2 हफ्ते बाद इसको फिर से ओवुलेशन हुआ, उन्हीं दिनों में प्रेगनेंसी होगी, तो वो 2 हफ्ते हमने वहां पे हटा दिए उस चीज के। गेटिंग इट? दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज 40 वीक्स। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। सो 3 ट्राइमेस्टर में हम प्रेगनेंसी को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, राइट जी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4th, 5th एंड 6th मंथ। थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th, 8th एंड 9th मंथ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी क्रूशियल। जो पहले 3 महीने होते हैं ना, ये बड़े क्रूशियल माने जाते हैं। वो इसलिए उस समय द एम्ब्रियो इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को एबनॉर्मल कर सकते हैं, राइट। द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज वेरी क्रूशियल। चांसेस ऑफ मिसकैरेज भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा होते हैं। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे अल्कोहल हो गया, निकोटीन है, सिगरेट स्मोक हो गया, है ना। इसके अलावा दवाइयां हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। अगर मदर लेती है इन चीजों को, तो ये बच्चे की डेवलपमेंट को बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। टीरेटोजेनेसिस कहते हैं इसे, टीरेटोजेनेसिस। व्हाट आर टीराटोजेंस? लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर टेराटोजेंस? टेराटोजेंस को मॉन्स्टर फॉर्मिंग एजेंट्स भी कहा जाता है। टेराटोजेंस आर मॉन्स्टर फॉर्मिंग एजेंट्स। दीज आर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, एक्सरेज, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। दे कैन बी सर्टेन वायरसेस। So teratogens are physical, chemical or biological agents which can cause abnormal embryonic developments. So teratogens क्या करते हैं? Teratogens cause abnormal embryonic development. प्रेग्नेंट फीमेल को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, अपने आप कोई दवाई भी नहीं लेनी है, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के कोई मेडिसिन नहीं लेना होता। एंटीबायोटिक्स आर नॉट गिवन टू प्रेग्नेंट फीमेल्स। कुछ सेफ क्लास एंटीबायोटिक्स होती हैं जो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं। इन जनरल हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते। क्यों? बिकॉज एंटीबायोटिक्स किसी भी बैक्टीरिया को कैसे मारती हैं, या उसके डीएनए रेप्लिकेशन को रोकती हैं, सेल वॉल को रप्चर करती हैं। सो प्रेग्नेंट फीमेल अगर बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के अपने आप एंटीबायोटिक ले रही हैं, antibiotic may fail to distinguish between bacterial cells and fetal cells. Accidentally, the antibiotic can stop DNA transcription of the fetal cells. तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। थैलिडोमाइड बेबी आपने सुना है? एक ड्रग होती है, एक दवाई होती है, थैलिडोमाइड। माइल्ड सिडेटिव है, हल्की सी नींद आ जाती है इससे। देखिए, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में बॉडी में काफी बदलाव हो रहे हैं। मदर में एक वॉमिटिंग सेंसेशन भी होता है, नोजिया फीलिंग, है ना, घबराहट। इन सिम्टम्स से बचने के लिए अगर वो थैलिडोमाइड ड्रग का प्रयोग करती है, सो इससे क्या होता है कि जो बच्चा डेवलप होता है बेबी में, थैलिडोमाइड जो है इट कॉजेस फोकोमीलिया, वेरी डेंजरस। थैलिडोमाइड दवाई जो है इट कॉजेस फोकोमीलिया। फोकोमीलिया क्या होता है? मैल फॉर्मेशन ऑफ द फीटल लिम्स। बच्चे के हाथ पैर नहीं बन पाएंगे प्रॉपर्ली, उनकी जगह पेंगुइन जैसे फ्लिपर्स बन जाते हैं। सो थैलिडोमाइड ड्रग कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेस फोकोमीलिया। फोकोमीलिया होता है बेटा, इट इज मैल फॉर्मेशन, मतलब ठीक से नहीं बन पाए, malformation of fetal limbs. In place of limbs, flippers are formed. तो फिर डॉक्टर्स को पता चला कि भाई थैलिडोमाइड ड्रग प्रेग्नेंट फीमेल को लेनी ही नहीं चाहिए, तो बैंड है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लेनी है। यू गेटिंग इट? द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी क्रूशियल. There are many factors which can cause abnormal development of the baby.
So pregnant female, she has to be very careful about all these things. Clear है जी? Now पढ़ते हैं क्या लिखा है. The first 4 weeks of pregnancy include ovulation, fertilization, implantation and gastrulation. पहले 4 हफ्ते में ये सारी बातें हुई. मैंने वीक बाय वीक आपको बता दिया था. 14th डे पे ओवुलेशन, 15th डे पे फर्टिलाइजेशन, 25th डे पे इम्प्लांटेशन. स्टेप बाय स्टेप हमने ये सारी चीजें देख ली. और फर्टिलाइजेशन के लगभग 15 दिन बाद गैस्ट्रुलेशन. तो पहले महीने में यानी पहले 4 हफ्ते में ये चारों बातें हो रही हैं. ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन. एकदम क्लियर होने चाहिए फंडे आपके. चलो जी इधर देखिए कितनी खूबसूरती से दिखाया हुआ है ये ह्यूमन एम्ब्रियो. से छोटे से टेडपोल जैसा लग रहा है. हम आगे इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि अपनी डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेजेस में जो वर्टिब्रेट्स हैं या कॉर्डेट्स हैं इनके एम्ब्रियो लगभग एक जैसे से लगते हैं. ऐसा टेल भी नजर आ रही है, छोटी सी पूंछ, छोटे छोटे हाथ नजर आ रहे हैं. और वो जो उसमें रस्सी जैसी चीज है उसकी नाभि के साथ जुड़ी हुई, दैट इज व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड. इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, एक अम्बिलिकल वेन है. और बच्चे का सिर देखिए कितना बड़ा है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. बेबी का हेड जो है वो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बड़ा है. अ लार्जर बॉडीज टू ब्रेन वाला सीन जो है, रेशो जो आप देखिए. तभी हम कहते हैं कि ह्यूमंस जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं. हमारी बॉडी देखिए और ब्रेन देखिए, वी हैव अ प्रोपोर्शनेटली लार्जर ब्रेन कंट्रोलिंग दिस बॉडी. इंटरेस्टिंग है ना. नो, इस बहुत बड़े दिमाग को एकोमोडेट करने के लिए बड़ा सिर भी चाहिए. तो बड़ा सिर अगर होगा तो फिर बहुत ज्यादा बेबीज यूट्रस में अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे. ये बात मैंने आपको बताई थी कि जानवरों के केस में क्या है कि गाय भैंस का जो बछड़ा है पैदा होने के कुछ समय बाद ही अपने आप खड़ा भी हो जाता है, चलने लगता है, अपने आप को फीड भी कर लेता है. ह्यूमन बेबी इतना हेल्पलेस क्यों होता है जन्म के समय? क्योंकि ह्यूमन बेबी का ब्रेन जन्म के समय उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है जितना कि गाय भैंस या बाकी जानवरों के बच्चों का है. हमारा उतना ज्यादा डेवलप्ड क्यों नहीं है? क्योंकि उतना बड़ा सिर हम रखना अफोर्ड नहीं कर सकते. वी हैव बाइपेडल लोकोमोशन. यूट्रस में कोई बहुत बड़ी चीज होगी तो उसके मिसकैरेज के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे. गाय भैंसों के केस में, बाकी जानवरों के केस में दे आर टेट्रापॉड, 4 टांगों पे है. द वेट ऑफ प्रेगनेंसी इज सपोर्टेड 4 टांगों पे, सो दे कैन अफोर्ड टू हैव अ बिगर बेबी. वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ वेरी बिग साइज्ड बेबी. क्लियर है जी? चलो बढ़े आगे. नाउ मंथ बाय मंथ देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. कुछ चेंजेस आपको आज बताता हूं, कुछ चेंजेस अगली क्लास में बताएंगे. इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ना, एक फीलिंग आनी चाहिए आप में कि भाई हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं. जितनी मजबूत नींव आपकी अभी होगी ना, और इंटरेस्ट के साथ चीजों में इंटरेस्ट कैसे बनता है? जब आप गौर से सुनते हैं, समझते हैं और आपको सच में समझ आ जाती है. आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जितनी इंफॉर्मेशन मैंने ले ली मैं किसी दूसरे को भी अच्छे से समझा सकता हूँ, किसी के सवालों के जवाब दे सकता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तब हमें कॉन्फिडेंस आता है उस चीज, इंटरेस्ट डेवलप होता है और ज्यादा जानने की जिज्ञासा होती है. दैट इज व्हाट वी वांट एट दिस प्लेटफॉर्म, कि आपके अंदर ना वो जिज्ञासा डेवलप हो जाए, बस चीजों को जानने की, अच्छे से समझने की और फिर उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने की. कहते हैं ना, एजुकेशन एक ऐसा वेपन है, ऐसा टूल है जिससे आप पूरे संसार को बदल सकते हैं. तो यही हम चाहते हैं कि आप ऐसा कर पाए. चलो जी, चेंजेस इन द एम्ब्रियो जो पहले 4 हफ्ते हैं, पहला ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, राइट जी. उसमें पहले महीने में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिल का बनना बड़ा जरूरी है. दिल बनेगा, दिल धड़केगा, तभी तो वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पंप कर पाएगा ना सब जगह. दैट इज व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप देखिए, मैंने आपको ईपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था. एम्ब्रियोनिक ईपीब्लास्ट, एमनियोनिक ईपीब्लास्ट याद है? ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बन चुकी थी. ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? कि जो एम्ब्रियोनिक ईपीब्लास्ट थी, मैंने कहा था ना, उसमें ऐसे ग्रूव बनती है, राइट? प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक ग्रूव बनी. उसके बाद जो है ये आगे का डेवलपमेंट, ये सोमाइट फॉर्मेशन दिखाया गया है ना. खूबसूरत ये सब चीजें. ये न्यूरल ग्रूव बनी. नर्वस सिस्टम इज द फर्स्ट सिस्टम टू बी डेवलप्ड इन एन एम्ब्रियो. ये देखिए जी जरा, दिल, हार्ट का फॉर्मेशन. कैन यू सी दिस स्मॉल स्ट्रक्चर? और ओवरऑल टेडपोल जैसा सा लग रहा है ना ये ह्यूमन एम्ब्रियो भी. कितना छोटा है अभी, दिल बन चुका है और दिल धड़क भी रहा है. और ये बीटिंग हार्ट जो है ये ब्लड को पंप कर रहा है, बिकॉज अब साइज इतना हो गया है कि केवल डिफ्यूजन के जरिए रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगी. ओके जी, चलिए. तो फर्स्ट मंथ में जो हमने देखा वो ये चेंजेस हैं. सेकेंड मंथ में क्या होने वाला है वो देखते हैं जी. इधर
ट्राइमेस्टर क्या है? पहला। अभी ट्राइमेस्टर तो पहला ही है, महीना अब आ गया जी दूसरा, क्योंकि एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने हैं, है ना? इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, लिम्स एंड डिजिट्स बिगिन टू डेवलप। हाथ पैर जो है, लिम्स और फिर उंगलियां, डिजिट्स जो है, ये डेवलप होनी शुरू हो जाए। देखिए गौर से, यहाँ पे आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पे लिम्स देख पा रहे हैं आप, इतने एरिया पे फोकस कीजिएगा। ये जो लिम्ब बड डेवलप हुआ है, यही लिम्ब बड आगे जाकर के प्रॉपर लिम्स बनेगा और फिर ये उंगलियां भी बननी शुरू हो जाएंगी। गौर से देखिएगा इस वीडियो को। सी, कैन यू सी द आर्म्स ऑफ द बेबी, द लेग्स ऑफ द बेबी, डिजिट्स, है ना? खूबसूरत सी चीज। बच्चा अपना अंगूठा भी चूसता है, पता है? अपने मुंह में डाल लेता है बच्चा अपना अंगूठा। ओके, थर्ड मंथ, तीसरा महीना आ गया पहले ट्राइमेस्टर का। आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं जी। अगले महीने में मतलब फोर्थ मंथ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि टेस्ट बड्स भी डेवलप हो जाते हैं, बच्चे को सुनाई देना भी शुरू हो जाता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर की कहानी और पार्चुरेशन कैसे होता है, ये सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले सेशन में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि द डेवलपिंग फीचर्स इन द यूट्रस ऑफ द मदर, one day this baby realizes that maternal environment is not suitable for my further growth। तो बच्चा ऐसा कुछ करता है कि भाई अब पार्चुरेशन हो जाए। द बेबी डजंट केयर अबाउट द बेबी, अबाउट द मदर। द बेबी डज नॉट केयर अबाउट द मदर, कि उसने अगर पार्चुरेशन प्रोसेस इनिशिएट करा बेबी ने, तो मदर पे क्या नुकसान हो सकता है। मैंने आपको बोला था ना, फीटस इज अ सेल्फिश स्ट्रक्चर। अपने आप को बचाने के लिए उसने पहले इम्प्लांटेशन करा, फिर अपनी डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए वो मदर के यूट्रस से बाहर जाना चाहता है। इज इट अ पैरासाइट? कैन वी से दैट द फीटस इन द यूट्रस ऑफ अ मदर इज अ पैरासाइट? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं। ढेरों गुड विशेष हैं जी आपके लिए। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।